नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ऐलान किया है। बिहार में सफलता के बाद अब 12 राज्यों में विशेष गहन संशोधन यानी कि SIR की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उन्होंने बताया कि आज रात से ही इन राज्यों में वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी जाएगी और इस दौरान मतदाता सूची का अपडेट, नए वोटरों का पंजीकरण और गलतियों का सुधार किया जाएगा। SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और विश्वसनीय बनाना है। इसमें मृतकों के नाम हटाना, डुप्लीकेट प्रविष्टियों को निकालना और स्थानांतरण जैसी प्रक्रिया शामिल है। चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार पहले चरण में उन राज्यों को शामिल किया जाएगा जहां पर 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुदुचेरी। इस दौरान प्रत्येक वोटर की पहचान और विवरण को BLO 3 बार जांचेंगे, आवश्यक सुधार करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में SIR की शुरुआत सफल रही थी और वहां 0 शिकायतें मिली थी। अब ये प्रक्रिया देश के अन्य संवेदनशील राज्यों में लागू की जा रही है ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शिता हो सके, विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी जानकारी दी गई है कि SIR के दौरान घर घर सर्वेक्षण किया जाएगा, दावे आपत्तियों को निपटाया जाएगा और फोटो ID कार्ड अपडेट किए जाएंगे। पहले चरण में के बाद अन्य राज्यों को भी क्रमिक रूप से शामिल किया जाएगा। ये पहल राजनीतिक दलों और मतदाताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करेगी कि आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और भरोसेमंद हो सके। तो आपको बताएं कि SIR को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें साफ तौर पर अब पूरे देश में SIR करने की बात कही गई। और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ गए। रमेश जी, जिस तरीके से SIR को लेकर अब पूरे देश में इसे लागू करने की बात हो रही है, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज की गई है। हालांकि जिन राज्यों में पहले विधानसभा चुनाव है वहां पर SIR लागू होगा, इसको लेकर क्या आपको लग रहा है कि इसका असर और कैसे ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? नहीं लता, मुझे लगता है कि SIR का जो मुद्दा है, जो कभी 2003-2002 में हुआ था, उसके 2 दशक ऐसे हो गए कि उसमें SIR हुआ ही नहीं है। कितने लोग जिंदा हैं, कितने उसमें बाहर चले गए हैं, कितने NRI हो गए हैं, तो उसका डाटा, उसका खाका तभी पता चल पाएगा जब उसका पुनरीक्षण SIR के तौर पे किया जाएगा। अब इसमें 2 चीजें निकल के आती हैं। पहला तो ये है कि SIR का जो तरीका है, जिसपे विपक्षी पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया है, आपत्तियां उठाई हैं, और उन आपत्तियों में ऐसा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम काट दिया गया था और मृत बता दिया गया था, जबकि वो जिंदा थे, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तो इस तरह की जो गड़बड़ियां है ना, उस पे चुनाव आयोग को संजीदा होना पड़ेगा और ऐसे आरोपों पे, ऐसी आपत्तियों पे मंथन करना पड़ेगा। ऐसी गलतियां दोबारा ना हो तो उस पे विचार करना पड़ेगा। अभी SIR का दूसरा चरण, जिस तरीके से आज ज्ञानेश जी ने दोबारा से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज बताया, जिसमें तकरीबन दर्जन भर प्रदेश हैं और 4-5 राज्य ऐसे हैं जिनमें अगले कुछ महीनों में चुनाव होना है। चुनाव से ठीक पहले ऐन वक्त पे इस तरीके से चीजें होना, ये थोड़ा सा टाइमिंग को लेके एक सवाल उठाता है। भाई, चुनाव के ऐन वक्त से एक चीज क्यों? आप तो ये, अगर आपको SIR करवाना है तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं आपके पास, विभाग हैं जितने भी सरकार के, सबको एक साथ के लगा के एक बार ही करवा दीजिएगा। बिल्कुल। जिस तरीके से आप जनगणना किसी चीज की होती है, चाहे जानवरों की जनगणना हो, चाहे इंसानों की जनगणना होती है, एक अभियान चलता है, तो उस हिसाब से आपको करवाया ना जाना चाहिए। ये किस्तों में पहले 1 राज्य हो गया, फिर 5 राज्य हो गया, फिर 12 राज्य हो गया, इसमें चीजें थोड़ी सी गड़बड़ लगती हैं। और ऐसे में रमेश जी, ये भी सवाल क्या आप उठेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर स्वाभाविक है कि जिस तरीके से जिन राज्यों में अब अगले साल 2026 में चुनाव होने, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी होने, इसीलिए पहले उन राज्यों को चुना गया है कि जहां पर चुनाव है वहां पर SIR की प्रक्रिया कर ली जाए। तो अब ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा फैसला लेना? चुनौतीपूर्ण तो देखो है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चारों तरफ से घिरा पड़ा है। कई पॉलिटिकल पार्टियों ने जो आपत्तियां उनको दी है, पहले ये कहा गया था पिछली बार जब राहुल गांधी ने एक क्रिमिनल पूरा दस्तावेज
सामने लाके रख दिया गया था। बिंदुवार तरीके से उन्होंने ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी रख दिया था कि जहाँ पे गड़बड़ियां हुई हैं, जिन लोगों के साथ हुई हैं और जिस तरीके से हुई हैं, वो सारा का सारा उन्होंने बता दिया था। उस पे इलेक्शन कमीशन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। एक तो सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि अगले 2026 में अगले साल जो चुनाव होने हैं जी, तो 26 को आने में कितना वक्त बचा है? 2 महीने बचे हुए हैं। बिल्कुल। अब नोटिफिकेशन फरवरी में जारी हो जाता, मार्च में जारी हो जाता, ये 2 महीने के बाद हो जाता है। तो जुमा ये 5-6 महीने मिल पाएंगे इलेक्शन कमीशन को। इसमें आप SIR करवाओगे या चुनावों की आप तैयारी करोगे? क्योंकि चुनाव आज की डेट में करवाना डिजिटल तरीके से इतना आसान नहीं होता है। इसमें आपको बड़ा चौकन्ने होना पड़ता है, आपकी डिवाइस खराब ना हो। EVM भी सवालों के घेरे पे रहती है, उसको भी आप दोबारा से रिफिल्टर्स करना है। ये सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। अब चुनाव आयोग के पास इतना मैन पावर तो होता नहीं है कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारे स्टाफ है, वो कर लेंगे। वो कहाँ से स्टाफ मंगाते हैं? BLO अगर बनाएंगे तो वो प्राथमिक टीचर लिया जाता है, आंगनबाड़ी को लिया जाता है। तो इस तरीके की सारी चीजें जो हैं, तो उसको देख के लगता है इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी में बिल्कुल तैयारियां उनकी पूरी नहीं है। तो ऐसे में रमेश जी क्या ये भी समझे, क्योंकि जिस तरीके से जब राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया था SIR को लेकर और जो तमाम नाम सामने आए थे, जो लापरवाहियां सामने आई थी और फिर जो आरोप लग रहे थे चुनाव आयोग पर, क्या सिर्फ उसी को रेक्टिफाई करने के लिए जो है इतना बड़ा फैसला ले लिया? क्योंकि आप कह रहे हैं क्योंकि जब अगर इतनी तत्परता में काम होगा तो इफेक्टिव जो है वो अन्य संस्थाएं, अन्य संवैधानिक संस्थाएं भी हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। मुझे लगता है जो राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन के सर पे जाके, तो उसको काउंटर करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन का दल बाहर निकल के आया, उस चीजें ये बता रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि अगर आपको उनको काउंटर करना है तो आप उनके उन सवालों के जवाब दो जो सवाल जनता के चौखट पे जाके दस्तक दे रहे हैं। कोई घर ऐसा नहीं है हिंदुस्तान का 140 करोड़ की जनता में जिनकी कुंडी खटखटा के राहुल गांधी के संदेश ने ये ना बता दिया हो कि आपका जो वोट है वो चोरी हो रहा है, सतर्क हो जाओ, कमर कस लो। तो अगर इस तरह की अगर ये बात, ये संदेश जन जन तक पहुंच गया है, उसको दूर करने के लिए, उसको झुटलाने के लिए इलेक्शन कमीशन को कुछ करना चाहिए, जिस पर लता मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन कोई भी सफाई देने को राजी नहीं है। चलिए, बिल्कुल वाकई। और ऐसे में देखने भी वाली बात होगी कि अब जो बड़ा फैसला लिया गया है, कितनी जो है बहुत ही तेज़ी के साथ जो है ये SIR की प्रक्रिया पूरी हो पाती है। बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी तमाम जानकारियों के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, इसको लेकर हालांकि कहीं ना कहीं एक सही फैसला जाहिर तौर पर माना जा रहा है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि जिस तरीके से समय अब कम बचा हुआ है और क्योंकि अब 2026 आने को तैयार है, ऐसे में क्या जिन राज्यों में चुनाव है उससे पहले, चुनाव से पहले क्या SIR की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, देखने वाली बात होगी। दिल्ली में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। दिल्ली विश्वविद्यालय की 20 वर्षीय छात्रा पर 3 युवकों ने दिन दहाड़े तेजाब से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई है। घटना उस वक्त हुई जब छात्रा अपने कॉलेज जा रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुकुंदपुर निवासी जितेंद्र अपने 2 साथियों ईशान और अरमान के साथ बाइक पर आया था। इसी दौरान ईशान ने अरमान को एक बोतल थमाई और अरमान ने छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। हमला करने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी जितेंद्र पिछले कुछ समय से उसका पीछा कर रहा था और करीब 1 महीने पहले दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई थी। वहीं छात्रा का कहना है कि मुझे न्याय चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार जो है किया जाना चाहिए। घटना के बाद मौके पर क्राइम टीम और FSL टीम ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि छात्रा के बयान और चोटों की प्रकृति के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पीड़िता का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इस घटना ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का ये कहना है कि तेजाब हमलों को रोकने के लिए सख्ती, निगरानी और कड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि कोई और बेटी इस तरह की दरिंदगी का शिकार ना बने।
छठ महापर्व, जिसे पूर्वांचल और उत्तर भारत के सबसे पवित्र आस्था का पर्व माना जाता है, उस दिन शराब के ठेके खुले रहने पर बड़ा विवाद अब खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर नकली सनातन सरकार ट्रेंड कर रहा है। आरोप है कि बीजेपी सरकार ने छठ पूजा जैसे पवित्र पर्व के दिन भी शराब के सभी ठेके खुले रखे, जबकि 2022 में इसी अवसर पर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक आदेश जारी कर सभी शराब की दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया था। लोगों का ये कहना है कि जिस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर अस्तांचल और उदयांचल सूर्य को अर्घ देती हैं, उस दिन जो है शराब की बिक्री की अनुमति देना पूर्वांचल की आस्था का अपमान है। विपक्षी दलों और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नकली AQI, नकली यमुना और नकली सनातन की सरकार को सिर्फ व्यापार और टैक्स की चिंता है, न कि श्रद्धा की। अब सवाल ये उठ रहा है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने इस फैसले पर आखिर विचार क्यों नहीं किया। ये आरोप दरअसल लग रहे हैं। जनता का कहना है कि असली सनातन धर्म आस्था में है, मुनाफे में नहीं। फिलहाल इस मुद्दे ने राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही मोर्चों पर बहस छेड़ दी है। नमस्कार दोस्तों, आज छठ का त्यौहार है। छठ महापर्व है, पवित्रता का, स्वच्छता का बड़ा पर्व है। खास तौर पे पूर्वांचली लोगों के लिए पर्व है। और मैं आपको दिखाऊं, ये दिल्ली सरकार की, सनातनी सरकार की शराब की दुकान है जो आज यहाँ पे खुली हुई है। DSIIDC, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। दिल्ली सरकार की, सनातनी सरकार की शराब की दुकान छठ के दिन खुली हुई है। आगे देखिए, शराब की दुकान खुली हुई है, सेल चालू है। दूसरी दुकान दिखाता हूं मैं आपको दिल्ली सरकार की। ऊपर बोर्ड दिखाइए, गवर्नमेंट वाइन एंड बियर शॉप, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड DTTDC। और शराब की दुकान 33 नंबर 34 नंबर दोनों खुली हुई है। बाकायदा शराब लगा रखी है। लोग नहीं है। लोग क्यों नहीं है? लोग इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को ये मालूम था कि छठ के दिन दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें बंद होती हैं। पिछले कई सालों से शराब की दुकान छठ के पर्व पे बंद होती है, क्योंकि छठ का जो पर्व है स्वच्छता का पर्व है, पवित्रता का पर्व। तो आपको बता दें कि छठ का महापर्व है और ऐसे में जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। उसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी साहिल मेरे साथ जुड़ गए। साहिल, जिस तरीके से छठ का ये मौका है और ऐसे में जो है सौरभ भारद्वाज जो है वाइन शॉप के बाहर जाकर बीजेपी पर आस्था को लेकर जो है खिलवाड़ करने के आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए लता, एक नया विवाद यहाँ पर खड़ा हो गया है छठ पर्व को लेकर, और आम आदमी पार्टी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी आ गई है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने शराब के ठेके के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता हुआ भी नजर आ रहा है। लगातार उनकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि छठ जैसे महापर्व पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शराब के ठेके खुले रखे गए। और उन्होंने ये तक कह दिया कि यहाँ पर लोगों की आवाजाही नहीं है, क्योंकि लोगों को हमेशा से ये लगता था कि इस तरीके के महापर्व में शराब की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद दुकानें खुली रहीं। और ये उन्होंने आस्था पर चोट करार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छठ महापर्व से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ काम है सिर्फ दिखावा करना, लोगों को बरगलाना, और यही वजह है कि छठ जैसे महापर्व पर शराब की दुकानें खुली हुई नजर आई। और उन्होंने ये भी कहा कि आस्था के पर्व की भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये इतनी बड़ी चूक यहाँ पर देखने को मिली है। यानी कि कहा जा सकता है कि छठ महापर्व पर भारतीय जनता पार्टी का जो दिखावा है उसका भांडाफोड़ यहाँ पर हो गया है, और यही वजह है कि शराब के ठेके यहाँ पर खुले हुए नजर आए। लता, बिल्कुल, और सबसे ज्यादा खास बात कि सोशल मीडिया पर जो है ट्रेंड भी कर रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आया है? क्योंकि जिस तरीके से छठ को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, क्या कोई प्रतिक्रिया वहां से आई है बीजेपी की तरफ से? देखिए लता, हमने पहले भी देखा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आज की नहीं है। हर किसी न किसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने रहती हैं, एक दूसरे को आड़े हाथों लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन
छठ महापर्व की अगर हम बात करें तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि इस महापर्व को लेकर तमाम तरीके के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। छठ की जो व्रतियां हैं उनके लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर उसका इंतजाम किया गया था। भारतीय जनता पार्टी लगातार छठ पर्व को लेकर तमाम तरीके के प्रयास करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को एक मौका मिल गया है और उसको भुनाने में वो बिल्कुल भी पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने ये पूरी वीडियो यहाँ पर बनाई है और बेहद ही कटाक्ष भरे लहजे में जिस तरीके से वो इस वीडियो में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, पीछे शराब की दुकान खुली हुई नजर आ रही है, लगातार वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि पूर्वांचल का आस्था का पर्व है छठ, और ऐसे में शराब की दुकानों का खुला रहना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दोहरे चरित्र को यहाँ पर दर्शाता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम दावे करती है और दूसरी तरफ इस तरीके से शराब की दुकानें खुली हुई नजर आती है। एक तरफ जो है बीजेपी की तरफ से तमाम दावे होते हैं और दूसरी तरफ जो है शराब की दुकानों को खोला गया, जिसको लेकर जो आम आदमी पार्टी हमला वाले। बहुत शुक्रिया आपका साहिल जी, तमाम जानकारी और तमाम बातचीत। तो आपको बता दें जिस तरीके से अक्सर जो है हिंदू के त्योहारों को लेकर जो है बीजेपी और विपक्षी के जो नेता हैं हालांकि आपस में टकराते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस बार जो है बीजेपी पर जो है गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसमें शराब के ठेकों को खोलने के आरोप लगाए गए हैं और जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता जमकर भड़कते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की साउथ डिस्ट्रिक्ट एएटीएस टीम ने स्नैचिंग की वारदातों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कुख्यात स्नैचरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 3 चोरी की बाइक, 4 मोबाइल फोन और 3 टूटे हुए सोने की चेन के टुकड़े बरामद किए हैं। इनकी गिरफ्तारी से 9 आपराधिक मामले भी सुलझाए गए हैं। साउथ डिस्ट्रिक्ट में बढ़ रही चैन और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की एएटीएस टीम लगातार सक्रिय थी। इसी बीच टीम को सूचना मिली कि कुछ सक्रिय चेन स्नैचर साकेत इलाके में आने वाले हैं। जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर उमेश यादव के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें एसआई शाजिद हुसैन, हेड कांस्टेबल अरविंद, हेड कांस्टेबल अमित कांस्टेबल सहित तमाम जो है कई कांस्टेबल इसमें शामिल थे। टीम ने एसीपी अरविंद कुमार की निगरानी में साकेत इलाके में जाल बिछाया। कुछ देर बाद 3 युवक मोटरसाइकिल पर आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वो भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा कर तीनों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वो चोरी की बाइक से चेन और मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें करते थे ताकि ट्रेस ना हो सके। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वसीम फरोज मेरे साथ जुड़ गए। वसीम, क्या जानकारी मिल रही है? 3 चेन स्नैचरों को जो है पकड़ा गया है, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी देखिए, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अपराध की जो गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं उसको लेकर दिल्ली पुलिस भी एक तरीके से कहें तो उनके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे स्नैचरों को पकड़ा जा रहा है, जिसमें से दक्षिणी दिल्ली की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने इनको पकड़ा है और बहुत ही उम्दा इन्होंने अपना सराहनीय कार्य की दिखाया। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए। आप बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे फिरोज। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि बड़ी कार्रवाई हुई है, ऐसे में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ जिले के तिमारपुर इलाके में हुई एक ब्रूटल और सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी में एक युवती भी शामिल है जो कि बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा बताई जा रही है। नॉर्थ जिले के डीसीपी राजा बांटिया के मुताबिक मृतक की पहचान रामकेश मीना के रूप में हुई है, जो कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ये मामला 6 अक्टूबर 2025 को सामने आया, जब पुलिस को 4थी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन अंदर से एक झुलसी हुई लाश बरामद हुई है। प्रारंभिक जांच में इसे आगजनी का मामला बताया गया, पर जब फॉरेंसिक टीम और अपराध शाखा ने जांच की तो कई संदिग्ध तथ्य सामने आए। जांच के दौरान मृतक के परिवार ने घटना पर संदेह जताया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच आगे बढ़ाई है। तो इस पे ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लगातार बने हुए वसीम, क्या ये पूरा मामला यूपीएससी की छात्रा थी जिसकी जो हत्या हुई है, खुलासा हुआ है, क्या पूरी जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ, जो लड़का है, जिस लड़की की हत्या की गई है, उस लड़की की हत्या में उसकी दोस्त शामिल थी और उसकी दोस्त खुद एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फॉरेंसिक की स्टडी कर रही थी। उसने पूरे इस हत्या को घटनाक्रम में बदलने की कोशिश की और लगातार अपने जो सबूत है उसको छिपाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि गुनाह करने वाला छिप नहीं सकता, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने
मुरादाबाद से इस लड़की को गिरफ्तार किया और उसके साथ ही इसके कई अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया। चलिए, बहुत शुक्रिया फिरोज आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम याचिका दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर के.एल. पॉल ने दरअसल याचिका दायर की। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने वाले अधिवक्ता राकेश किशोर के खिलाफ जो है अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग की। राकेश किशोर ने 6 अक्टूबर को ये घटना की थी। हालांकि सीजेआई ने पहले इस घटना को क्षमा कर दिया था। डॉक्टर पॉल ने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना जरूरी है और इसके लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। याचिका में कहा गया कि ऐसे कृत्य संविधान और लोकतंत्र का अपमान है और इन्हें माफ करना न्याय व्यवस्था के प्रति गलत संदेश देगा। डॉक्टर पॉल ने बताया कि राकेश किशोर ने बाद में मीडिया में अपने कृत्य का महिमा मंडन किया, जिससे न्यायपालिका के प्रति बढ़ते अनादर का संकेत मिलता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और अधिकारियों से भी बात की और कहा कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। सुनवाई के दौरान ये मुद्दा उठाया गया और कि न्यायपालिका की सुरक्षा और सम्मान सभी नागरिकों के लिए जरूरी है। ये याचिका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है और इसे भारत की न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मेरा आइटम 42 था कोर्ट 2 में, वो राकेश जो शू थ्रो किया सीजे का, रुक गया, फिर भी कितना सेक्शन 4 सेक्शंस को वायलेट किया। अभी बोल रहा है अरे उनको ग्लोरीफाई क्यों करेगा, वो खुद ग्लोरीफाई कर रहा है। बाहर जाके नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में इंटरव्यू करके मैं और एक बार करेंगे, मेरे को कोई नहीं रुक सकता। वो क्या होता है दुनिया सर। अभी देखो झारखंड में क्या हुआ, one Tiwari has attacked another judge in Jharkhand. इसीलिए he should be held accountable. Number 1, preventive laws measures as I recommended. I want to thank Justice Suryakant ji mentioning me to give those recommendations to the Bar Council also. I promised that I would do it today itself and I presented. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।